Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, होप यू आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 32 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके साइंस सब्जेक्ट की है फॉर क्लास 10th। ये वर्कशीट आपकी चैप्टर नंबर 3 से ली गई है, धातु एवं आधातु। वैसे भी आप धातु और आधातु के बारे में क्लास 8 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं उसके बीच में होती हैं वो भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्वों के तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं आधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, चांदी Au, कॉपर Cu। ये जितने भी प्रतीक हैं ये आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। मेक श्योर कि आप ऐसा ना हो कि आपको प्रतीक याद ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे भी चैप्टर्स में आपको काम आएंगे। आधातु के कुछ उदाहरण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। या हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O प्रतीक दिखा रखा है। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं गुणधर्म धातु और आधातु के। देखिए, जो धातु होते हैं उसके धात्विक चमक कैसी होती है, तो धातु की सतह चमकदार होती है। जितने भी आपने धातु देखे होंगे जैसे कि लोहा है, आयरन, और कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सारे चमकदार होते हैं धातु। और जितनी भी ज़्यादातर जो आधातु होते हैं वो आधातु चमकीली नहीं होते। अपवाद क्या है? आयोडीन। ठीक है, सिर्फ आयोडीन होता है जिसके अंदर चमक होती है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन, कि बाकी तो सारे के सारे जितने भी आधातु हैं वो चमकीले नहीं होते। जैसे कि अगर मैं कोयला उठा लूँ तो कोयला इतना चमकीला नहीं होता है। ठीक है, तो जितने भी आधातु हैं, सल्फर चमकीला नहीं होता है। तो जो आधातु हैं वो ज़्यादातर चमकीले नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही आधातु होता है जो कि चमकीला होता है, वो कौन सा है? आयोडीन। इसका प्रतीक भी लिख लीजिए आई। आयोडीन चमकीला होता है। ठीक है, दूसरा आप देखिए कठोरता। कठोरता जो जितना ठोस होता है कठोर होता है, ठीक है, सख्त होता है। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। ये कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इसको हम आराम से चाकू से काट लेते हैं और इनको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये एक तरह से अपवाद है। और क्या कहते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ऐसे धातु होते हैं जो कि मुलायम होते हैं, तो आप आंसर करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये एक एक मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और MCQ में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि, और ज़्यादातर अपवाद से पूछे जाते हैं, एक्सेप्शन से पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा आधातु है जो चमकीला होता है, तो वो आयोडीन है। कौन से ऐसे धातु हैं जो मुलायम होते हैं, ठीक है, तो वो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है। अब आगे देखिए, आधातु जो होते हैं वह अधिकतर कठोर नहीं होते। जैसे कि अगर मैं उसका कोयले का टुकड़ा लूँ और उसको हथौड़ी से कस के मारूँ तो वो कोयले का टुकड़ा पूरा टूट जाता है। ठीक है, आराम से टूट जाता है। तो इसमें सिर्फ एक ही अपवाद है, कार्बन। कार्बन क्या है? आधातु है और उसका अपरूप क्या है? हीरा। तो हीरा जो कि कार्बन का अपरूप है वो बहुत कठोर होता है, वो आसानी से नहीं टूटता, तो ये अपवाद है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा आधातु बताइए जो कि बहुत कठोर होता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? वो कार्बन का अपरूप है, हीरा। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, रूप। तो धातुएं कमरे के ताप पर कठोर रूप में पाई जाती हैं। ज़्यादातर धातुएं, कॉपर धातु है, एल्युमिनियम धातु है, आयरन, लोहा धातु है, ये सारी कठोर रूप में पाई जाती हैं। सिर्फ एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, वो है मरकरी पारा। मरकरी पारा जो कि थर्मामीटर के अंदर डला हुआ होता है, ठीक है, जो सिल्वर कलर का होता है, तो वो द्रव रूप में होता है, मतलब वो तरल अवस्था में होता है। तो ये भी अपवाद, एक्सेप्शन है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि तरल रूप में पाया जाता है, तो वो है मरकरी। धातुएं ठोस या गैसीय रूप में होती हैं। ज़्यादातर आधातुएं कैसी होती हैं? ठोस या गैसीय रूप में होती हैं। और अपवाद क्या है? ब्रोमीन जो कि तरल होता है। तो ऐसा कौन सा आधातु है जो कि तरल रूप में पाया जाता है? वो ब्रोमीन है। ये सारे आपको क्वेश्चन करने हैं
एक एक क्वेश्चन बना के इनके आंसर लिखने हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाए, और ये एक एक मार्क में सारे पूछे जाते हैं। अगाध वर्धनीयता, 8th क्लास में आपने अगाध वर्धनीयता के बारे में पढ़ा था। जब हम किसी भी धातु को पीट पीट के पतली चादरों में परिवर्तित कर लेते हैं, शीटों में परिवर्तित कर लेते हैं, तो उसके गुण को क्या कहते हैं? अगाध वर्धनीयता कहते हैं। तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसके गुण को हम अगाध वर्धनीयता कहते हैं। अधातु जो होते हैं वो अगाध वर्धनीय नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको कोयले का उदाहरण बताया, कोयले को अगर हम तोड़ेंगे या फिर पीटेंगे तो वो पूरा चूरम चूर हो जाएगा, तो उसके अंदर अगाध वर्धनीयता नहीं होती। जितने भी अधातु होते हैं वो अगाध वर्धनीय नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तन्यता, धातु को पतली तार में खींचा जा सकता है। जो धातु होते हैं उनकी हम पतली पतली तार बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि तांबे की तार होती है, तो वो भी आराम से पतली पतली तारों में तांबा परिवर्तित हो जाता है। तो धातु को हम क्या कर सकते हैं? उनको पतली पतली तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, तन्य होना कहते हैं। जबकि अधातुओं को हम अधातुएं तन्य नहीं होती, उनको हम पतले पतले तारों में परिवर्तित नहीं कर सकते। विद्युत मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, और ऊष्मा मतलब हीट, गर्मी, ठीक है। तो विद्युत व ऊष्मा के चालक जितने भी धातु होते हैं, जैसे कि आपको पता है अगर हम लोहे को तपाएं तो लोहा एकदम से गर्म हो जाता है। कभी कभार आपने खाना पकाते वक्त या फिर कोई चीज़ गर्म करते वक्त भी देखा होगा, जो चम्मच होता है अगर वो उसके अंदर डला हुआ होता है, आपकी केटल के अंदर या किसी भी बर्तन में डला हुआ होता है और वो गैस पे रखा होता है, तो वो चम्मच भी पूरा गर्म हो जाता है ना। तो वो क्या है? वो ऊष्मा का सुचालक है, वो हीट को अपने अंदर से जाने आने दे रहा है, ठीक है। तो सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक मतलब कि अपने अंदर से ऊष्मा को और अपने अंदर से विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत धारा को जाने देती हैं, तो वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और इसमें अपवाद क्या है? शीशा, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेड, और मरकरी, ठीक है। तो ये अपवाद अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो अपवाद है, मतलब कि जो एक्सेप्शन है, शीशा और मरकरी, ये क्या करते हैं? ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते और अपने अंदर से ऊष्मा को भी प्रवाहित नहीं होने देते। अगला देखिए, जो अधातु होते हैं वो सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक मतलब कि ये अपने अंदर से विद्युत धारा को भी नहीं जाने देंगी और अपने अंदर से जो ऊष्मा है, जो हीट है, उसको भी जाने नहीं देंगी, ठीक है। तो जो अधातु होते हैं वो कुचालक होते हैं। इसमें अपवाद, जो एक्सेप्शन है, वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक में होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट, अगर मैं एक जो पेंसिल की नोक ले लूँ, जो उसका सिक्का होता है अंदर, और उसके बीच में पूरा सर्किट लगा दूँ कि एक जो पेंसिल की नोक होती है उसका जो मतलब जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है सिक्का, वो ग्रेफाइट का बना होता है। उसके एक कोने पर तार लगा दिया, दूसरे कोने पे भी तार लगा दिया, और उसको हमने क्या करा? एक बल्ब से जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक मैंने सेल लगा दिया, तो आप देखेंगे ये बल्ब जल जाएगा, ये परिपथ को पूरा कर देगा। तो उससे हमें ये पता चलता है जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक है, वो अपने अंदर से विद्युत को जाने देता है, इलेक्ट्रिसिटी को जाने देता है। तो ये एक्सेप्शन है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे अधातु का नाम बताइए जो कि विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक है। तो वो कौन सा है? ग्रेफाइट। यहाँ पे आपको देखिए डायग्राम भी दिखा रखा है, ये बैटरी दिखा रखी है, ये बल्ब है, ये स्विच है, ये जांच के लिए धातु है। यहाँ पर अगर हम धातु लगाएंगे तो हमें पता ही है धातु तो सुचालक ही होता है, विद्युत का भी और ऊष्मा का भी, तो ये अपने अंदर से विद्युत जाने देगा। और अगर हम यहाँ पर पेंसिल भी लगा देंगे ना, बीच में पेंसिल का जो सिक्का होता है वो लगा देंगे तो भी ये बल्ब जल जाएगा, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो भी सुचालक होता है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख लीजिए,
घनत्व, घनत्व किसे कहते हैं? डेंसिटी, कि वो कितना वो कितने कम वॉल्यूम के अंदर कितना भार ले पा रहा है, वो उसका घनत्व कहलाता है। तो सामान्यतः अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होता है किसका? धातुओं का। क्योंकि और उच्च गलनांक किसको कहते हैं? कि वो आसानी से पिघलते नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए होता है पिघलने के लिए। जैसे कि अगर हम लोहा ले लें, लोहे को हमने बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया तो वो तप जाएगा, तो हमको उसको बहुत ज़्यादा तापमान देना पड़ता है उसको पिघलाने के लिए। तो जितने भी धातु होते हैं उनका घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है और उच्च गलनांक के होते हैं। इसमें अपवाद कौन सा है? एक्सेप्शन क्या है इनका? सोडियम और पोटेशियम, जो कि मुलायम भी होते हैं और उनका गलनांक भी ज़्यादा नहीं होता और ना ही वो उनका घनत्व इतना ज़्यादा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, जो आधातु होते हैं उनका घनत्व और गलनांक दोनों कम होते हैं। ध्वनिक, ध्वनिक तो आप जानते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो धातु कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करते हैं। जैसे आपने एक कटोरी ली, ठीक है, और उसको चम्मच से बजाया, तो आप देखते हैं कि उसमें आवाज़ आती है। बेल, जितनी भी बेल्स बनती हैं वो धातु की बनती हैं, मेटल्स की बनती हैं, जिससे आपको आवाज़ आए, वो ध्वनिक होते हैं। और जितने भी आधातु होते हैं वो अध्वनिक होते हैं और वो ध्वनिक नहीं होते हैं। चलिए, आपको ये तो क्लियर हो गया। अब आप आगे देख लेते हैं। वायु के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जितनी भी धातु होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कॉपर, ये ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपको दूसरा उदाहरण दे रखा है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वो उसी धातु का क्या बना लेती है? ऑक्साइड बना लेती है। उसी धातु का क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनाएगी और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे देखिए, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। कैसे दिखाती हैं? सोडियम और पोटेशियम, Na सोडियम और K पोटेशियम वायु में ऑक्सीमिक आग पकड़ लेते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी से, तीव्रता से आग पकड़ते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोया जाता है। ठीक है, तो केरोसिन तेल जो आपका मिट्टी का तेल होता है, उसके अंदर हम इसको सोडियम को, पोटेशियम को डुबो के रखते हैं, जिससे ये आग जल्दी ना पकड़ पाए। क्योंकि जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं और उसको साफ़ करते हैं और इसकी सतह जो होती है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, तो वैसे ही ये एकदम से क्या करते हैं? उससे रिएक्ट करते हैं, उससे अभिक्रिया कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। इसलिए जैसे ही उसके वायु के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, ये क्या करते हैं? क्रिया स्टार्ट कर देते हैं और ये अभिक्रिया कर देते हैं और अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। ये सारे के सारे बहुत धीरे अभिक्रिया करते हैं। ये इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये इतने अभिक्रियाशील नहीं होते जितने सोडियम और पोटेशियम अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, कौन से ऐसे धातु हैं जिनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ती है? कौन से ऐसे धातु हैं जिनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ती है? तो वो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिखेंगे। अब आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। अगर आप एक टुकड़ा ले लें लोहे का और उसको आग में डाल दें या उसमें आग लगाएं, तो वो क्या होगा? वो प्रज्वलित नहीं होगा, वो लौ नहीं देगा। ठीक है, लेकिन ज्वाला में लोहे की अगर हम चूरन लेते हैं डालने पर वह तेज़ी से जलने लगती है। क्योंकि जो लोहे की चूरन होती है वो बहुत बारीक बारीक लोहे के कण होते हैं उसके अंदर, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा मिल पाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सतह में वायु के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो इसलिए ही वो आराम से तेज़ी से जल पाते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित
नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग का पैराऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए ये कॉपर का मैंने एक टुकड़ा ले लिया, सही है, तो इस कॉपर के ऊपर, सतह के ऊपर क्या होता है, जब इसको जलाया जाता है तो इसके ऊपर एक परत जम जाती है, और वो भी ऐसी होती है काले रंग की, ठीक है, बिल्कुल काली काली सी परत जम जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ दे रखा है, काले रंग की परत होती है जिसको हम पैराऑक्साइड कहते हैं। क्यों ये जमती क्यों है? क्योंकि ये अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो कॉपर ऑक्साइड की जो परत होती है वो कैसी होती है? वो काले रंग की होती है। और जो इसके अंदर का जो कॉपर होता है, जबकि वो अभिक्रिया नहीं करता, तो एक तरह से उसके ऊपर एक परत जम जाती है। अब यहाँ पर देखिए Ag चांदी और Au सोना, ठीक, सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है और होती ही नहीं है। ये बिल्कुल भी अभिक्रियाशील नहीं होते, तो इसीलिए ये ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते। तो आप पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया कैसे होती है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, इनके ऊपर परत जम चढ़ जाती है। और आयरन और कॉपर के उसमें लिखेंगे कि प्रज्वलित होते हैं या नहीं होते हैं। और काले रंग, अगर ये भी आपसे इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा धातु है जिसको अगर हम प्रज्वलित करते हैं तो उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो वो कौन सा है? कॉपर है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं जल के साथ अभिक्रिया। धातु प्लस जल, जब हम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको उदाहरण दे रखा है, सोडियम लिया और सोडियम को जल के साथ उसकी अभिक्रिया करवाई, तो ये ज़्यादातर क्या बनाएंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिए, धातु ऑक्साइड के साथ साथ ये धातु हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं। जैसे कि आपको अलग उसमें दे रखा है, तो आप यहाँ पे इसको इसी के साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे, धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड, ये दोनों चीज़ें बनाते हैं धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे ऑब्लिक करके धातु हाइड्रोक्साइड भी लिख लीजिएगा। जैसे सोडियम है, जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो एक तरह से ही क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, और उसके अंदर गर्मी ऊष्मा भी निकलती है। जैसे कि हमने मिट्टी के तेल से सोडियम निकाला और उसको छुरी से काटा थोड़ा सा, और बाकी बचा हुआ हम अंदर भी डाल देते हैं, उसको हल्का सा पोंछ के बिल्कुल क्या करते हैं, पानी लिया एक बीकर के अंदर, उसको बहुत ही छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर डाला, तो आप देखते हैं ये एकदम से आग निकलती है और तीव्रता से इसमें अभिक्रिया होती है, और वो पानी के अंदर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो ये क्या कहते हैं, इसकी खासियत क्या होती है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और कैल्शियम और मैग्नीशियम, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कौन से जैसे धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ये वर्कशीट में बहुत सारे वन वर्ड आंसर बनेंगे, तो आपको सारे लिखने हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये क्या करता है, ये सतह पर तैरने लगता है। लास्ट देखिए, एल्युमिनियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, जो आपको ऊपर दे रखा है धातु ऑक्साइड, ठीक है। अब होता क्या है, जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं वो तो ज़्यादातर हाइड्रोक्साइड बना पाते हैं, और जो कम अभिक्रियाशील होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो ज़्यादातर ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिए, केवल भाप के साथ ही क्रियाशील है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। केवल भाप, जो बहुत तपती हुई भाप होती है पानी की, तो उसी के साथ ही क्रिया करेंगे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। ठंडे जल के साथ क्रियाशील, ये इतने क्रियाशील होते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, कि ठंडे जल के साथ भी क्रिया कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऐसा है जो कि गर्म जल के साथ क्रिया करेगा, क्रियाशील होगा।
जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। कौन से? एक तो शीशा जो कि आपका लेड है, लेड, कॉपर, ये गोल्ड और सिल्वर, ये ऐसे हैं जो कि ये अभिक्रियाशील, इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है और ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कैल्शियम और जो मैग्नीशियम होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर लास्ट हमारा ये रहता है, एक और चीज़ थी यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ दिखा रखी है, धातुओं पर भाप की क्रिया। ठीक है, भाप की क्रिया कैसे होती है, यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, ध्यान से देखिए। जल से भीगा कांच तंतु जो कि जल से भीगा हुआ है, एक तरह से जल का स्रोत होगा, यहाँ पे रख रखा है। और यहाँ पर धातु दे रखी है। यहाँ पर धातु कौन सी हो सकती है? जिंक भी हो सकती है, आयरन भी हो सकती है, जो कि भाप के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, और ये कॉथन नली है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब, और एक आपको परख नली दे रखी है। ये स्टैंड दिखा रखा है, निकास नली दिखा रखी है। तो जब ये धातु जो है भाप बनी हुई जो जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो ये फिर जब पानी में आएगा तो ये क्या बनाएगा, ये अपना खुद का, जब पानी से ये अभिक्रिया करेगा तो पहले ऑक्साइड बनाएगा और फिर फर्दर ये धातु हाइड्रोक्साइड बना लेगा। चलिए अब यहाँ पर लास्ट वाला पोर्शन देख लेते हैं। उभयधर्मी एम्फोटेरिक, इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं? वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? लवण और जल उत्पन्न करते हैं। तो ये ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं, ये ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जिंक क्या होता है? Zn, और एल्युमिनियम Al, ये इसके उदाहरण है। तो जो जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड भी और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी क्या करते हैं? वो दोनों अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। यहाँ पे आपको उदाहरण दिखा रखा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl जो कि अम्ल है, उसके साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है और जल निर्मुक्त हो रहा है। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, ऊपर हमने अम्ल लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नीचे हमने क्षार लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और पानी को निर्मुक्त कर रहा है। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं इसके। ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। आपको मैंने बताया था कौन सी ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होती है, जो कि थर्मामीटर के अंदर भी डलती है, वो है आपकी मरकरी, पारा। ठीक है, तो पारा एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगाध वर्धनीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो आपने पढ़ा ही था, यहाँ पे देखिए, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, इसे किया जा सकता है, इसे अगाध वर्धनीयता कहते हैं, इसे अगाध वर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता, धातु को पतली तार में खींचा जा सकता है, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम एवं पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। यहाँ पर आपको आंसर दे रखा था, सोडियम और पोटेशियम वायु में अकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो ये आपको ये आंसर लिखना है, और आप यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि ये सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उदाहरण दीजिए। ये आपको उभयधर्मी ऑक्साइड दे रखा है। ठीक है, इसका एक उदाहरण है, जिंक का मैं आपको दे देती हूँ। उभयधर्मी ऑक्साइड वह धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करते हैं।
देखिए आपको एल्युमिनियम से तो दे ही रखा है, मैं आपको जिंक से और बता देती हूँ। जिंक ऑक्साइड जब HCl जो कि हमारा अम्ल है उससे रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो वो जिंक क्लोराइड बनाएगा ZnCl2, ठीक है, और पानी निर्मुक्त करेगा, पानी निकालेगा। जैसे कि आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड का दे रखा था, ये जब HCl अम्ल से प्रक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। इसी तरह से हम जिंक ऑक्साइड को हम प्रक्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से, तो क्या बनेगा, हमारा बन जाता है Na2ZnO2, ठीक है। इसको सोडियम जिंकेट कहते हैं और प्लस H2O निर्मुक्त होता है। तो ये आपकी बुक में भी नहीं है एज सच, मगर आप फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए लिख लीजिए इक्वेशन, ठीक है। कि क्योंकि आपसे 2 उदाहरण पूछे थे, तो एक तो आपका एल्युमिनियम का हो गया, एल्युमिनियम की आपको दोनों रासायनिक प्रक्रिया यहाँ पे दे रखी हैं और जिंक की मैंने आपको दे दी है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।